गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का व्याकरण का चौथा चैप्टर वाक्य भेद लेकर के उपस्थित हूँ। पहले चैप्टर में आपने उपसर्ग पढ़ा, दूसरे चैप्टर में प्रत्यय, तीसरे चैप्टर में समास। अब आज हम लोग वाक्य भेद पढ़ेंगे। इससे भी आपको 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो वाक्य भेद को पढ़ने से पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे। आप सभी लोग वाक्य के बारे में जानते हैं, बहुत पुराना टॉपिक है। वाक्य के बारे में अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, यानी मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है। मानव मन के विचारों को या भावों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहते हैं। यानी हम अपने मन के भाव या विचार को जो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुनते या समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कि जब हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों को समझाते हैं या दूसरों के मन के भाव या विचारों को खुद समझते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाषा। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वाक्य कहलाता है। हालांकि वर्ण होता है तो वर्ण भाषा में नहीं आता, अर्थात सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? कि परिभाषा, पहले परिभाषा देख लेते हैं कि वाक्य परिभाषा सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। निरर्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। जैसे निरर्थक शब्द क्या होता है? खाना वाना, चाय वाय है, तो वाय कोई शब्द नहीं होता, वाना कोई शब्द नहीं होता है। तो उन शब्दों से जो वाक्य नहीं बनते हैं। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिसको बोलते ही उसका कोई एक बिंब, उसका एक प्रतिबिंब, एक चित्र हमारे मन स्थिति पर, मन पटल पर अंकित हो जाए, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और उन सार्थक शब्दों का एक क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है। क्रम का मतलब कि कर्ता, कर्म और क्रिया, पदक्रम जिसको बोलते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर तथा व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। व्यवस्थित ढंग मतलब लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि को ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए। तो ये वाक्य कहलाते हैं। इन आधारों पर वाक्य के गुण, अब वाक्य में क्या गुण होना चाहिए, वाक्य के कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो है, पहला गुण होता है सार्थकता। पहला गुण क्या है? सार्थकता। क्योंकि सामान्यतः वाक्य रचना के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये तो फिक्स है। किंतु निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं और उनको भाव स्पष्ट करने लगते हैं। जैसे देखो, तुम दोनों की चिक चिक मुझे तनिक भी पसंद नहीं है। देखो, तुम दोनों की चिक चिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप देखिए यहाँ पे
चिक जो शब्द है वो निरर्थक शब्द है। चिक शब्द जो है वो निरर्थक शब्द है, सकुन शब्द नहीं है, लेकिन वो बन करके इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया, यानी किच, लड़ाई झगड़ा। फिर योग्यता, दूसरा आता है योग्यता। दूसरा कौन होता है कि वाक्य का योग्यता। वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो प्रत्येक सार्थक शब्द में प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हो। जैसा प्रसंग यानी जैसा भाव है उसी के अनुरूप अर्थ देते हो। जैसे अब मान लीजिए हम जैसे वाक्य के अनुरूप अर्थ देते हो। हमने क्या, राधा चाय खाती है या दूध खाती है, दूध खाती है। अब देखिए ये क्या है, राधा दूध खाती है, ये योग्यता को स्पष्ट नहीं कर रहा है। हमारे भाव को जो वाक्य का इसका दूध का जो योग्यता होता है कि दूध क्या किया जाता है, खाया नहीं पिया जाता है, दूध खाया नहीं पिया जाता है। तो यह शब्द जो है ये इसके योग्यता को पूर्ण नहीं कर रहा है, इसलिए यह शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएगा। शुद्ध वाक्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि राधा दूध पीती है, राधा दूध पीती है। अब ये इसका शुद्ध भाव स्पष्ट कर रहा है। इसलिए वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो एक दूसरे से मिलकर के प्रसंगानुकूल जैसा भाव है वैसे ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए, भाव के अनुरूप ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा गुण है आकांक्षा। आकांक्षा में होता है इच्छा। आकांक्षा में इसका होता है इच्छा, मतलब वाक्य में आकांक्षा या इच्छा नहीं होनी चाहिए, वाक्य पूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि हम आधा बोलते आधा सामने वाला समझ जाए, आधा हम बोलते आधा समझ जाएगा, मैं मान चुका हूं मेरी ये इच्छा है कि आप आधा समझ लीजिए। कैसे समझ लेंगे? है जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग समास का होमवर्क पूरा करें। अब ये पूरा सेंटेंस है, परंतु अगर इस सेंटेंस में हम छोड़ दें, आधा ही कर दें और लिखे कि होमवर्क पूरा करें, तो क्या ये हमारे कहने का पूरा भाव स्पष्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि होमवर्क आपको कई सब्जेक्ट में होमवर्क मिले हुए हैं। इंग्लिश में भी मिला हुआ है, मैथ में भी मिला हुआ है, साइंस में भी मिला हुआ है, एसएसटी में भी मिला हुआ है, हिंदी में भी कुछ और वर्क मिले हुए हैं। तो आप कौन सा हम वर्क पूरा करने के लिए कह रहे हैं? ये हमारी इच्छा को तो पूरा नहीं कर पाएगा अगर हम उतना लिखें तो। अर्थात जब हम वाक्य को बताते हैं, वाक्य का जो गुण बताते हैं, तो उसमें यह होना चाहिए कि जो उसमें प्रयुक्त शब्द है वह हमारे इच्छाओं को, आकांक्षा को पूरा करता हुआ होना चाहिए। तो ये तो 3 गुण हो गए। चौथा गुण निकटता या सानिध्य। निकटता या सानिध्य, जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बोलते या लिखते समय वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को परस्पर आपस में निकटता होना चाहिए, समीपता होना चाहिए, और इसके साथ साथ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी होना चाहिए यथास्थान। अगर विराम चिन्हों का प्रयोग हम उलट देंगे या गलत जगह कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या जाएगा? अर्थ का
अनर्थ हो जाएगा, उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। जैसे वह मजदूर जो कल नहीं आया था, बीमार पड़ गया। वह मजदूर जो कल नहीं आया था, बीमार पड़ गया। अब देखिए इसमें 3 वाक्य हैं। वह मजदूर, हम संबोधन करेंगे। वह मजदूर ये विशेषण है, संकेतिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण, संकेतिक विशेषण इसको बोलते हैं। वह मजदूर जो कल नहीं आया था, बीमार पड़ गया, यह भाव स्पष्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको मिटा दें तो ये वाक्य आपका अशुद्ध बोला जाएगा कि वह मजदूर जो कल नहीं आया था, बीमार पड़ गया। यह वाक्य स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए निकटता या सामिप्य होना चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, बोलते या लिखते समय प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में परस्पर निकटता होना चाहिए। अब 5वां है पदक्रम। पदक्रम सभी वाक्यों का एक निश्चित पदक्रम होता है। एक निश्चित पदक्रम होता है कि पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया उसी पदक्रम में हम रखेंगे तो हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट होगा। अन्यथा पद का क्रम जैसे ही भंग होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे और विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किए तो विराम चिन्हों का प्रयोग सही में होना चाहिए। जैसे दूध गर्म करके बच्चे को दे। अब देखिए ये तो निश्चित क्रम है कि दूध गर्म करके बच्चे को दे दो। अगर यही सब हम पद बदल दें, इन शब्दों का पद बदल दें तो क्या कहते हैं कि बच्चे को गर्म करके दूध दे। ये देखिए बच्चे को गर्म करके दूध दे दो। अब समझने वाला इसमें क्या समझेगा भाई कि दूध को गर्म करना है कि बच्चे को गर्म करना है, समझ नहीं पाएगा। आपका भाव कंफ्यूजन बना हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ लिखे कि दूध गर्म करके बच्चे को दे दो तो किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम पद के क्रम को बदल देंगे तो हो सकता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। हैं? सेब काट करके पिताजी को दे दो, सेब काट करके पिताजी को दे दो, या फल काट करके पिताजी को दे दो, और उसी को पद बदल दीजिए तो पिताजी को काट कर फल दे दीजिए, तो पिताजी को ही काट दीजिए, उसके बाद फल दे दीजिए, पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है अन्वय। 6वां गुण होता है अन्वय। अन्वय, अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अन्वय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, क्रिया, कर्म, काल, लिंग, वचन आदि का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना चाहिए। कर्ता, काल, लिंग, वचन, कारक आदि का क्रिया के साथ एक संबंध होना चाहिए। इसके बिना वाक्य में निहित अर्थ प्रकट नहीं हो सकता है। जैसे गीता की बहन किताब पढ़ता है, पढ़ता। अब यहां पर क्या है? गीता की बहन किताब पढ़ता है, ये क्रिया है। क्रिया के साथ हमने वाक्यों का अन्वय नहीं किया, क्रिया के साथ अनुकरणात्मक शब्द हमने नहीं लगाया, या शब्दों में अन्वय आपस में मेल नहीं बना। गीता
कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और उसकी बहन भी स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया भी क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग एक वचन ही होना चाहिए। क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन ही होना चाहिए, तब तो यह वाक्य का भाव स्पष्ट होगा, अन्यथा वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं होगा। तो क्या होगा कि गीता की बहन किताब पढ़ती है, ये आपका सही सेंटेंस होगा कि गीता की बहन किताब पढ़ती है। तो ये रहा वाक्य का परिभाषा और वाक्य के गुण, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के गुण। अब हम आपको वाक्य के भाग बताते हैं, भेद नहीं, वाक्य के भाग। वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। दो ही भाग होते हैं वाक्य के, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। यानी कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो विधेय कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। उद्देश्य पता करने के लिए कौन या किसको का प्रश्न करते हैं, कौन या किसको का प्रश्न करते हैं, हु या उन का प्रश्न आप करिए। इंग्लिश सेंटेंस में भी आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट उसमें भी छापने के लिए आता है, तो उसका भी ऐसे ही कर सकते हैं, whom या whose, कौन या किसको का वाक्य के साथ प्रश्न करिए, आपको उद्देश्य मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? उद्देश्य मिल जाएगा। और जब उद्देश्य मिल गया तो ये उद्देश्य हो गया, तो शेष पूरा जितना बच रहा है वह विधेय हो जाएगा। आपका विधेय को खोजने की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। यानी कि कौन पुस्तक पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। यह कलम उसको दे दो, या यह कलम मेरे भाई को दे दो, वहां पे भी उद्देश्य क्या होगा? किसको दे दो? मेरे भाई को दे दो। तो मेरा भाई जो होगा वो वहां पर क्या होगा? उद्देश्य होगा, और यह कलम विधेय हो जाएगा। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर आपको अब वाक्य भेद लेकर के आऊंगा कि वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं और उसका वर्णन आपको करेंगे। वाक्य भेद